हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये फर्स्ट पेपर पर आधारित पूरी कंप्लीट एनालिसिस जीके सीरीज चल रही है, जो कि लगातार चल रही है, डेली चल रही है। और ये इसका 64वां वीडियो है, जिसमें कि अगले में 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नया पाठ्यक्रम, जो नया सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, जो कि एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर पर आधारित है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कंप्लीट सिलेबस पर आधारित ये क्वेश्चन सीरीज है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और सभी वीडियोस के लिंक्स मिलेंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 64th वीडियो, जिसमें कि अगले इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया आपका। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष हरिकृष्ण डायोर, हरदेसाई, चुन्नीलाल वासव, या फिर नंद कुमार शाही, या श्रीमती अनसुईया उइके। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है नंद कुमार शाही। ये अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे, पहले, ठीक है ना। और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब किया गया था? अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों का ही हुआ था ये गठन। ये हुआ था 1990 में, ठीक है ना। उसके बाद में इसको पृथक किया गया था 2004 में। जब 2004 में पृथक किया गया, तब इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग अलग से बना, तब इसके अध्यक्ष बने थे नंद कुमार शाही। और उस समय जब ये दोनों एक साथ थे, तब इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे वेद कुमार शाही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। ग्राम सचिवालय की प्रणाली को प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? विच वन इज द फर्स्ट स्टेट? महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, या केरल? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है केरल। केरल इज द सही करेक्ट आंसर, ठीक है ना। केरल इज द करेक्ट, सॉरी, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। आंध्र प्रदेश था। और इसमें जो शुरुआत की गई थी, जो कि सचिवालय प्रणाली की प्रारंभ किया था इसमें, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2019 में, ठीक है ना। सचिवालय ग्राम सचिवालय, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया। आईएएएफ के द्वारा पूर्व भारतीय एथलेटिक को वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया था, वो कौन है? मिल्खा सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी, स्वाति सिंह, या पीटी उषा? तो इसका सही विकल्प है पीटी उषा। पीटी उषा को सम्मानित किया गया है, और यह है वेटरन पिन अवार्ड। और किसने किया है? आईएएएफ, जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एथलेटिक्स अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एसोसिएशन फेडरेशन, ठीक है ना। ये है, और इसकी 52वीं, ठीक है ना, 52वीं दिवस के ऊपर, ठीक है ना, कांग्रेस हुआ था। 52वीं कांग्रेस बैठी थी, और उसमें, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय महिला धावक, जिसको उड़नपुरी के नाम से भी विख्यात है, इसको उड़नपुरी बोला जाता था, पीटी उषा को, ठीक है। इनको वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब? 24 सितंबर 2019 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रशांत आर्थिक सहयोग, जिसको एपेक बोलते हैं, कितने सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है? 25, 18, 21, या फिर 16? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है 21। 21 देशों का एक आर्थिक सहयोग मंच है, जिसको बोलते हैं एशियन पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन या सहयोग, ठीक है ना। इसमें 21 देश मिलकर आर्थिक स्तर पर सहयोग करते हैं एक दूसरे का। और इस एपेक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1989 में। कहाँ हुई थी? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में की गई थी स्थापना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वो है सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आ गया, 5वां। वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किसे जारी की जाती है? ए, किसी विशेष वाद में आगे की कार्रवाई रोकने हेतु अवर न्यायालय को, या फिर किसी वाद में कार्रवाई के अभिलेख अवलोकन हेतु अंतर्वर्ण करने के लिए अवर न्यायालय को, या फिर किसी विशेष पद को धारण करने के लिए अधिकार दर्शित करने हेतु किसी अधिकारी को,
या फिर किसी निरुद्ध रखे गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसी सार्वजनिक प्राधिकारी को। तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका बी सही आंसर है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि किसी वाद पर कार्यवाही के अभिलेख पूर्व अवलोकन हेतु अंतःवरण करने के लिए अवर न्यायालय को ये रिट जारी की जाती है, और ये रिट जारी करने के लिए संविधान में इसका प्रावधान है, और वो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 में इसके बारे में पूरी जानकारी दी है, प्रावधान दिया गया है। ठीक है ना, जो कि न्यायालय इसमें रिट जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में परसिमन आयोग की चर्चा मिलती है? 80, 82, 77 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है आर्टिकल 82 में परसिमन के आयोग की चर्चा मिलती है, जिसमें कि उल्लेखित है कि जितने भी संसदीय क्षेत्र होते हैं उसमें जनगणना के पश्चात, ठीक है ना, कानून के द्वारा एक परसिमन आयोग गठन करना होता है, जिसमें कि वहां का सांसद एक परसिमन आयोग गठन करेगा, और परसिमन आयोग के आधार पर, ठीक है ना, जो संसदीय चुनाव क्षेत्र है, ठीक है ना, उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है ना, तो इसके बारे में जानकारी आर्टिकल 82 में दी गई है संविधान के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया, भारत के संविधान का आर्टिकल 338 किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन करने के लिए भारत की संसद की शक्ति में, वित्तीय आपात में, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को स्थान के आरक्षण में, या फिर भारत संघ की राजभाषा में। तो इसका सही विकल्प है ए। ठीक है ना, भारतीय संविधान के संशोधन करने के लिए जो भारत की संसद है उसको ये शक्ति प्रदान करता है कि संशोधन किया जा सके। ठीक है ना, किसी भी संविधान में कहीं संशोधन कहीं पे भी जरूरत पड़ती है तो आर्टिकल 368 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानव अधिकार के लिए के साथ ही मूल अधिकार भी है? बताइए, मानव अधिकार के साथ में भी एक मूल अधिकार भी है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, या फिर आवास का अधिकार। तो इसका सही विकल्प है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है ना, और इसके बारे में संविधान में अमेंडमेंट करके 2002 में, ठीक है ना, 2002 के जो 86वां संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो उसमें शिक्षा के अधिकार को धारा 21 में, ध्यान रखिएगा, धारा 21 में ए कॉलम बनाकर शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं, और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं, और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं, और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं
उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर्स की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया नवा। विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था वाली 7 देशों की समूह जो कि जिसको कि G7 कहा जाता है उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? इटली, जर्मनी, सऊदी अरब या फिर कनाडा? तो इसका सही विकल्प है सऊदी अरब। जो सऊदी अरब है ये शामिल नहीं है जो उसकी विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्था का समूह है। 7 देश जिसको G7 के नाम से पुकारा जाता है और उसमें इटली है, जर्मनी है, कनाडा भी है। तो ये 3 देश तो हो गए। इसके अलावा 4 देश और हैं जिनके नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद में फ्रांस, ठीक है ना, फ्रांस हो गया चौथे नंबर पर। 5वां अमेरिका, ठीक है, और 6वां इटली, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, जापान, और 7वें नंबर पर जो आता है वह है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरह के ये 7 देश हैं जो कि G7 ग्रुप के हिस्सा हैं, ठीक है। और इस संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये हुई थी 1975 में, 1975 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? मानवाधिकार आयोग, राज्य वित्त आयोग, लोक सेवा का सचिवालय या फिर केंद्र का वित्त आयोग? तो इसका सही विकल्प है मानव अधिकार आयोग। ये मानव जो अधिकार आयोग है ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक सांविधिक संस्था है। ध्यान रखिएगा, संवैधानिक और सांविधिक में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। ये सांविधिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, सांविधिक संस्था है। और इस आयोग का गठन जो किया गया है ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो हुआ था उसके तहत इस आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। ये एक सांविधिक संस्था है ना कि संवैधानिक। बाकी तीनों की तीनों संवैधानिक
संस्थाओं में आते हैं राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन आ गया, जनसंख्या का सिद्धांत निम्न में से किस इकोनॉमिस्ट या फिर अर्थशास्त्री ने दिया था? एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, रॉबर्ट माल्थस या फिर अल्फ्रेड मार्शल? तो इसका सही विकल्प है रॉबर्ट माल्थस ने इसके बारे में पूरी की पूरा, ठीक है ना, सिद्धांत बनाया था। और ये सिद्धांत कब बनाया था? 1778 में ये बनाया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, जब कोई साधारण विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तब उसे क्या कहते हैं? ए, बी, सी, डी? बताइए इसका सही विकल्प कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका सही विकल्प है ए, ठीक है ना। दोनों सदनों में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत द्वारा इसे पारित किया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है ना। इसके बारे में जानकारी मिलती है आर्टिकल 107, ठीक है ना। आर्टिकल 107 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है, ठीक है ना, कि इससे इसके अनुसार एक साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है? बीमारी लाभ, मातृत्व लाभ, सीमांत लाभ, बोनस या फिर चिकित्सा व्यय और संबंधित लाभ? तो इसका जो सी विकल्प है बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। देखिए बीमारी जो ईएसआई होती है ये बीमारी के लिए होती है, ठीक है ना। कोई भी बीमारी पर इससे लाभ मिलता है, जैसे बीमारी हो, मातृत्व हो यानी कि डिलीवरी के टाइम पे, या फिर चिकित्सा में व्यय हो उसमें मिलता है, ना कि सीमांत लाभ और बोनस इस पे दिया जाता है। तो इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी किसने? विल्टन कंपनी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सर सैयद अहमद खान ने या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका सही विकल्प है सी, सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है ना, इस समाज की स्थापना की थी, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो गया, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 15वां, भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? 47, 48, 46 या 49? तो इसका सही विकल्प है सी, 46 में संविधान सभा स्थापित की गई थी, जिसमें कि संविधान लिखने के लिए, ठीक है ना, एक अस्थायी सभा थी जिसमें कि अध्यक्ष का चुनाव होना था, उसमें अध्यक्ष के बाद में फिर आगे का प्रारूप तैयार होना था संविधान का। तो ये पहली जो सभा हुई थी, ठीक है ना, उसमें इसमें तय किया गया था। और ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, संविधान सभा को स्थापित किया गया था, ठीक है। संविधान प्रारूप समिति जिसे संविधान बनाया गया, ठीक है ना, उसके लिए। तो ये थे टोटल क्वेश्चन 15 आपके सामने। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की 2020 की सीरीज से जुड़ के अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को जुड़े हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे कि आप सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स और सभी वीडियोस की लिंक वहाँ पर मिलेंगे आपको, और उसको आप कनेक्ट होकर उससे सारे एग्जाम्स की तैयारी जो कि एमपीपीएससी और फिर अन्य एग्जाम्स व्यापम के बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। सारे नोट्स वहाँ पे मिलेंगे आपको, यू कैन डाउनलोड डायरेक्टली फ्रॉम दैट टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग माय दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।